हेलो, गुड इवनिंग क्लास। हाउ आर यू? आई होप आपके प्री बोर्ड्स अच्छे जा रहे होंगे और रिलैक्स होकर के, कूल माइंड होकर के, रिवीजन प्रॉपर करके तो उसके बाद दीजिएगा प्री बोर्ड। और ये बस एक टेस्ट है कि आपको लिखना आता है कि नहीं, आप क्वेश्चन देख करके अंडरस्टैंड करके लिख पा रहे हैं कि नहीं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है प्री बोर्ड। और हमने जो है, मैंने कल आपको बोला था कि मॉड्यूल फर्स्ट और सेकंड दोनों साथ साथ चलेगा। एक दिन मॉड्यूल फर्स्ट होगा, एक दिन सेकंड होएगा। और अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिला तो मैं दोनों मॉड्यूल का एक एक वीडियो सेंड कर दूँगी, ठीक है। और अच्छा, सही। तो ये आपका सेकेंड मॉड्यूल फर्स्ट है। उसके बाद यहाँ पे ये जो टॉपिक आपका दिया हुआ है ना, न्यूट्रिशन, ये कंप्लीट हो चुका है। लाइफ प्रोसेस ये भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में मैंने कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीट कर दी थी कि डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि डेफिनेशन क्या होती है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि रिस्पायरेशन कितने टाइप का होता है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो टाइप्स हैं उसमें कौन से रिएक्शन क्या होती है, ग्लूकोज किधर बनता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस एक स्टेप का नाम है जिसमें ग्लूकोज जो होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदल जाता है, जिसको पायरुवेट कहा जाता है। ये जो ग्लूकोज के एक कन्वर्जन की ये जो प्रोसेस, इसी को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। और ये प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है और ये सब में कॉमन होती है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको एक एक्टिविटी भी बताया हुआ था, ठीक। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस भी बताया था कि किस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, किस में नहीं है, और कहाँ पे ये एरोबिक होती है, किधर एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये जो मैंने फ्लो चार्ट आपको बताया हुआ था इस तरीके का, उसमें एरोबिक और एनारोबिक लिखा हुआ था, एंड प्रोडक्ट क्या है और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सारा कुछ जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, चार्ट बना करके दिया होगा या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों में डिफरेंस बताइए आप, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, आप उसको प्रिपेयर करे रहिएगा। अच्छा, अब आज हम लोग ये देख लेते हैं इसमें क्या देखना है हमें। इस जो स्पॉटलाइट में दिया हुआ है हमें वो पढ़ना है। कह रहा है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, जो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो रही थी वो एटीपी के फॉर्म में हो रही थी, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में एडीपी बना था, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट था, जब वो एटीपी बन जाता है, 3 फॉस्फेट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फेट के ऐड होने की प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, और क्या यहाँ पे कह रहा है आपसे कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है एनर्जी करेंसी की तरह वर्क करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ में। जो भी सेल में प्रोसेसेस हो रही हैं उसमें करेंसी की तरह एक्ट करता है। जैसे हम बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता है, तो उसी तरीके से एनर्जी एटीपी जो है वो करेंसी का काम करता है। लेकिन किस तरह की करेंसी? एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है, ठीक है। और अगर एडीपी जो है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते हैं हमारी बॉडी में, उससे जब एटीपी बनता है ताकि हमें एनर्जी हमारी स्टोर हो सके बढ़िया से, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। एक लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक सिंगल मॉलिक्यूल जो एटीपी का होता है, जब वो ब्रेक होता है तो 30.5 किलो जूल और 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो जूल और कैलोरी आपको फिजिक्स में बताया गया होगा कि क्या चीज़ें होती हैं। तो एक एटीपी से इतना होता है, ठीक है। लेकिन जब हम एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, यानी कि जब हम फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं, तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो 38 एटीपी मिलती है, ठीक है। अब आप सोचें, यहाँ पे एलन आपसे कह रही है कि एक एटीपी जो है वो 30.5 किलो जूल एनर्जी दे रही है, तो 38 एटीपी कितना एनर्जी देगी, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में ये होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में आप खुद काउंट कर लें कि इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 एटीपी निकलता है ना। तो एक एटीपी 5-30 दे रही है, तो 2 एटीपी में क्या हो गया, उसका मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अच्छा, और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटीपी जो होती है एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है, उसका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, प्रोटीन सिंथेसिस कराना, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और मेनी एक्टिविटीज़। तो देखिए बहुत सारे काम है ना उसके, प्रोटीन का सिंथेसिस कराना और नर्व इम्पल्स कराना, मतलब कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि जो मैसेजेस पहुंच रहे हैं वो सारा कुछ। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है एटीपी जी का, और हमें एनर्जी भी दे रही हैं वो। और एक एटीपी से 30.5 किलो जूल निकल रहा है, ठीक है। और
एंडोथर्मिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी चीज़ों में इनका यूज़ हो रहा है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, हमें लिखा हुआ है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं, जो ज़मीन पर प्लांट होते हैं, वो जो गैस का एक्सचेंज करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कि स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, लेंटिसेल्स के थ्रू करते हैं, और हेयर रूट्स, रूट हेयर्स के थ्रू भी करते हैं। यंग रूट्स में लेंटिसेल्स में क्या हो गया, वुडी स्टेम एंड रूट्स हो गया, और स्टोमेटा क्या होता है, इन ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन स्टेम में होता है। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँगी यहाँ पे कि एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ था ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपको क्लियर किया हुआ था ट्रांसपायरेशन। तो आपको बताना है कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है, कितना परसेंट जो है ट्रांसपायरेशन में वाटर लॉस होता है, और किस किस तरीके से ट्रांसपायरेशन हो सकता है, और परसेंटेज भी आपको बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप में कर दीजिएगा, और अननेसेसरी लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप कॉपी में लिख करके सेंड कर रहे हैं तो बेस्ट है वो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है वो कह रहा है कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, प्लांट में जो है वो गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होते हैं। तो प्लांट के पास तो कोई डेवलप्ड सिस्टम होता नहीं है, ठीक है, प्लांट के पास कोई डेवलप्ड सिस्टम या कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम तो होता नहीं है कि वो जो है वो अपना सांस लिया, लंग्स के पास दिया और उसके बाद एक्सचेंज हुआ, ये ब्रीदिंग हो गई, फिर सेल्स के पास गया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया, बोला कि भाई हमें एनर्जी चाहिए हमें, तो आप हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन हमारा करा दीजिए। ऐसा तो नहीं कुछ हो सकता ना। तो प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डू नॉट हैव स्पेशल रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये क्या करते हैं, रिस्पायर इन ऑल ऑफ देयर इंडिविजुअल, ये जो है वो रिस्पायर करते हैं ऑल ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्ट्स लाइक लीफ से, स्टेम से, रूट से, इन सब चीज़ों से ये रिस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि इनके पास तो सिस्टम है नहीं। और ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस एटमॉस्फेयर से, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक डेफिनेशन होती है, आप यहाँ मुझे डिफ्यूजन का डेफिनेशन बता दें तो बेटर होगा, ठीक। एक प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्ट की जिसको कहा जाता है ऑस्मोसिस, और एक प्रोसेस होती है ट्रांसपायरेशन के जिसको कहा जाता है डिफ्यूजन। तो मुझे आप डिफ्यूजन की डेफिनेशन बता दें कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ मूव होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है, यहाँ पे कमेंट में कर लीजिएगा या लिख के दे दें तो अच्छी बात है। डायरेक्ट डिफ्यूजन जो होता है डिपेंड करता है अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, की कैसी कंडीशन है, ठीक, और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये डिफ्यूजन की प्रोसेस। एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन ओवर देयर होल सरफेस, अपने एंटायर सरफेस से वो डिफ्यूजन करते हैं। गैसेस एक्सचेंज जो है वो थ्रू स्टोमेटा के थ्रू कैसे होता है। अब क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो एंटर्स इनटू द प्लांट बॉडी थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो एंटर किया, किस प्रोसेस से किया, डिफ्यूजन से किया, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है, पूरे सेल्स में जाता है, लीफ के सेल्स के बीच में जो गैप, जैसे ये सेल है ये है, तो ये जो गैप बने हुए हैं इन्हीं को इंटरसेलुलर स्पेसेस कहा जाता है। तो लिखा हुआ है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं थ्रू आउट द प्लांट इंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। तो ये कन्फर्मेशन एक हिसाब से होता है कि सारी सेल जो है कॉन्टैक्ट के में हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं रिड्यूस द डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन सेल्स एंड एयर। तो डिफ्यूजन को जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं, आसानी से ईजिली से डिफ्यूज़ हो जाता है, कम कर देते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट में आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए प्रोसेस बनी हुई है, ये लीफ है, ये प्लांट है, सॉरी ये लीफ है। लीफ को कट करके ऐसे आपको दिखाया गया है कि देखिए ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, स्टोमेटा ये है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है ना सारा कुछ। ऑक्सीजन ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है रिस्पायरेशन की, जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, CO2, क्योंकि रिस्पायरेशन की जब प्रोसेस होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है ना, तो इसी तरीके से इसमें भी होता है। दिन में क्या होता है कि CO2 जो जनरेट होता है, ठीक, रिस्पायरेशन में, वो क्या होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू यूज़ कर लिया जाता है। CO2 जो जनरेट होता है दिन में, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू यूटिलाइज कर लिया जाता है, और CO2 एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के कंपेयर में बहुत कम रिलीज़ होता है, और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो हाई होता है दिन में इन कंपैरिजन टू रिस्पायरेशन।
रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस दोनों दिन में हो रहा है, लेकिन रिस्पायरेशन कम होता है, फोटोसिंथेसिस इन कंपैरिजन टू रिस्पायरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज़ होनी होती है और ऑक्सीजन को यूज़ भी करना होता है रिस्पायरेशन में। तो CO2 जो निकलता है फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन करने में, वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ अप हो जाता है, ठीक है। लेकिन रात में क्या होता है कि स्टोमेटा जब क्लोज हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, तो CO2 जो होता है, CO2 जो है एक्सचेंज होता है हाई लेवल पे, ठीक है, क्योंकि रिस्पायरेशन हो रहा है रात में और फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ होते जा रही है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। यहाँ पे साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन कराया गया है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने ऑक्सीजन, उसके बाद ATP जो है सेलुलर रिस्पायरेशन हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बने मतलब क्या बना, पायरुवेट बना, ठीक है। उसके बाद सेलुलर रिस्पायरेशन हुआ, किधर हुआ सेलुलर रिस्पायरेशन, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। फिर क्या हुआ, CO2 रिलीज़ हुआ। फिर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस हुआ क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस जब हुआ तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसने एनर्जी दी और CO2 निकल गया, ठीक। तो यहाँ पे रिस्पायरेशन हो गया, उसके बाद CO2 यूज़ होकर के फोटोसिंथेसिस हो गया, तो दोनों का साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी लिखी हुई है, जो मैंने आपको अभी समझाया है कि दिन के टाइम CO2 जो निकलता है रिस्पायरेशन में, वो फोटोसिंथेसिस उसको यूज़ कर लेता है, इस वजह से CO2 जो है रिलीज़ नहीं हो पाता इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हाई होता है डे टाइम में रिस्पायरेशन के मुकाबले में, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, ये आपको खुद सॉल्व करके मुझे आंसर करना है कि वाई अ लैंड प्लांट में डाई इफ़ द सॉइल वाटर इज़ लॉक्ड, ठीक है। ये आपको खुद अंडरस्टैंड करके लिख के देना है। तो इतना ही रहने देते हैं, बाकी हमारा एनिमल वाला बच गया है, तो एनिमल वाला भी इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो कोई अगर डाउट है आपको तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में करके, या मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, तो मैं फ्री जब रहूँगी तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी श्योरली। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।